आज अपना जो टॉपिक है वो अपन पढ़ रहे हैं चौहान वंश। ठीक है, चौहान वंश में बात करेंगे हम लोग कि चौहानों का इतिहास क्या रहा। सबसे पहले सोमेश्वर चौहान की बात करेंगे, जिनका शासनकाल रहा 1166 से 1177। ठीक है, ये नोट कर लेना। सोमेश्वर चौहान लिखो। सोमेश्वर चौहान 1166 से 1177। शासनकाल लिखिए 1166 से 1177। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि आनाजी या अर्णोराज एक व्यक्ति हुए। आनाजी यानी कहते हैं अर्णोराज। ठीक है, उनकी हत्या कर दी थी अर्णोराज की। किसने की? जगदेव ने की थी, के पुत्र ने। और जगदेव का इससे छोटा भाई था विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ का छोटा भाई था सोमेश्वर। यानी कि ये जो सोमेश्वर चौहान है ये विग्रहराज चतुर्थ के बाद में आता है शासक बन के। 1153 में उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में ये सोमेश्वर चौहान राजगद्दी पर आता है। ठीक है, तो अब यहां पर हमको सोमेश्वर चौहान के बारे में पढ़ना, हालांकि दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी ध्यान रखें कि सोमेश्वर चौहान बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ना तो हमें पड़ेगा, राइट। यहां पर सोमेश्वर चौहान के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो सोमेश्वर चौहान देखिए, इसके ये पॉइंट लिखिए। सोमेश्वर चौहान अर्णोराज का सबसे छोटा पुत्र था, नोट कीजिए। सोमेश्वर चौहान अर्णोराज का सबसे छोटा पुत्र था। आगे लिखिए, सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी के साथ हुआ। तो इनकी सोमेश्वर चौहान की जो पत्नी है उनका नाम है कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी के साथ में विवाह हुआ। देखिए, अनंगपाल जो तोमर है ये दिल्ली के शासक हैं। अनंगपाल तोमर कहां के शासक हैं? दिल्ली के शासक हैं। तो यहां पर अनंगपाल तोमर ये दिल्ली के शासक हैं, राइट। तो ये दिल्ली के शासक हैं। इनके दो पुत्रियां थी, एक का नाम था कर्पूरी देवी, एक का नाम क्या है? कर्पूरी देवी। और दूसरी इनकी जो पुत्री है उनका नाम अज्ञात है, मतलब ऐसा कोई हिस्टोरिकल नेम नहीं। ये इसका भी नाम इसलिए आ गया क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब सोमेश्वर चौहान की हत्या हो गई, चालुक्य शासक भीमद्वितीय ने कर दी थी, उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान की उम्र थी 11 वर्ष। 11 वर्ष की आयु में ये इनका राज तिलक हो गया पृथ्वीराज चौहान का। इनका दूसरा नाम है राय पिथोरा। तो 11 वर्ष का उम्र का बच्चा कैसे राजकार्य चलाएगा? इसलिए 11 वर्ष के बच्चे की संरक्षक के रूप में जो भूमिका अदा की है वो इनकी माता कर्पूरी देवी ने की है, इसलिए इतिहास में उसका नाम आ गया। ठीक है, दूसरी जो इनकी पुत्री है अनंगपाल तोमर की, ये कन्नौज के जो शासक थे जयचंद गहड़वाल, उनकी माता जी थी। और विजयपाल जो इनके पिताजी, उनसे उनका विवाह हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि तोमर जो अनंगपाल तोमर है उनकी एक बेटी तो थी चौहानों के, अजमेर के चौहानों के, और एक बेटी थी कन्नौज के गहड़वालों की। गहड़वाल भी राजपूतों का एक राजवंश। तो दोनों दो बेटियों का विवाह कर दिया। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर इनके पिता जो सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाती है, तो ये कर्पूरी देवी विधवा हो जाती है। बट इसका जो पुत्र है पृथ्वीराज, तो 11 वर्ष की उम्र में राजा बन जाता है अजमेर। इधर इसके जो पिता, इनके नाना जी हैं, इसके पृथ्वीराज का नाना जी तो होगा, इसकी माता जी के पिताजी। तो इसके नाना जो अनंगपाल तोमर है, इनके कोई लड़का तो था नहीं, इसलिए इन्होंने पूरा दिल्ली का जो राज्य था वो भी किसको दे दिया? पृथ्वीराज को। अब पृथ्वीराज के पास में तीन कंडीशन, एक तो कम उम्र है इसकी, और दो राज्य इसको मिल गए, एक तो खुद का राज्य अजमेर का और एक राज्य मिल गया इसको दिल्ली का। तो दोनों राज्यों को ये संभाल रहा है। इसलिए आपने यहां तक तो लिखा होगा, इसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय उर्फ राय पिथोरा। ठीक है, ये इसका शासनकाल लिख लीजिए 1177 से 1192। राय पिथोरा का अर्थ है चट्टान जैसा शौर्य रखने वाला। राय पिथोरा का अर्थ लिख देना, चट्टान जैसा शौर्य रखने वाला। ये एक्चुअली इसकी उपाधि है। राय पिथोरा का मतलब होता है चट्टान जैसा शौर्य रखने वाला। अब आइए, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय को दल पंगुल भी कहा जाता है, ये भी इनकी उपाधि का नाम है। दल पंगुल भी पृथ्वीराज चौहान की एक उपाधि है। दल पंगुल का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। लिख दीजिए पृथ्वीराज चौहान की दूसरी उपाधि लिखो, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय नहीं है भैया, ये तृतीय है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसकी जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, इसकी जो उपाधि है इसका नाम है दल पंगुल। दल पंगुल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। दल पंगुल का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। इसका इंट्रोडक्शन बायोडाटा है। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पूरी देवी, नानाजी अनंगपाल तोमर दिल्ली का शासक। ये शब्द गलत लिखा है, दिल्ली का शासक लिख दीजिए। पत्नी दो थी इसके यहाँ, एक का नाम था संयोगिता, दूसरी का नाम था अक्षत कुमारी या इंचनी या अक्षत कुमारी। अभी आप उतार लो, लिख लो एक बार, फिर मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। इनकी पत्नी दो है, एक तो संयोगिता और एक इंचनी का दूसरा नाम है अक्षत कुमारी। ये सिरोही के शासक थे जगमाल उर्फ जयत्र सिंह, उनकी पुत्री है ये। सिरोही की राजकुमारी है ये, यहां पर लिख सकते हो आप, सिरोही की राजकुमारी। सिरोही की राजकुमारी जो थी ये सिरोही के जगमाल की पुत्री थी। उसके पिता का नाम है जगमाल। इनके पिता का नाम क्या है? जगमाल, या इसका नाम था जयत्र सिंह, दूसरा नाम क्या था? जयत्र सिंह। इनके पिता का नाम है, ये जो घोड़ा है इसका नाम है नाट्यरंभा। घोड़े का नाम लिख दीजिए, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम लिख देना नाट्यरंभा। सेना अध्यक्ष का नाम लिख देना भुवन मल्ल। दरबारी विद्वान कौन कौन थे?
अभी बताएंगे, फिलहाल इसको उतार लीजिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दलपंगुल कहा जाता है, इसका अर्थ है विश्व विजेता, विश्व विजेता। ठीक है, इसका अर्थ है विश्व विजेता। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान और इनकी माता का नाम है कर्पूरी देवी। नानाजी जो दिल्ली के शासक हैं उनका नाम है अनंगपाल तोमर। कितनी पुत्रियां थी अनंगपाल तोमर जी के? 2 पुत्रियां थी। एक पुत्री कर्पूरी देवी है जो सोमेश्वर चौहान की पत्नी बनी और दूसरी पुत्री कन्नौज के विजयपाल की पत्नी बनी। ठीक है, तो यहां पर एक पत्नी तो कहां पर आ गई? अजमेर, और एक पुत्री चली गई कहां पर? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज का शासक कौन था? विजयपाल। तो ये कन्नौज के शासक विजयपाल की पत्नी थी और इधर अजमेर में ये सोमेश्वर चौहान की जो पत्नी थी इसका नाम क्या था? कर्पूरी देवी। ठीक है, इसके नाना जी हो गए। पत्नी इनके 2 थी, पृथ्वीराज चौहान की 2 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम है संयुक्ता और दूसरी पत्नी का नाम लिख देना किंचनी या अक्षत कुमारी, और ये सिरोही की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम था जगमाल उर्फ चैत्र सिंह, यानी कि दोनों नाम इसी के हैं। राइट, इनका घोड़ा जो था पृथ्वीराज चौहान का, इनके घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। ठीक है, और इनके सेनाध्यक्ष का नाम था भुवनमल। जब ये कम उम्र के थे तो पृथ्वीराज चौहान ने भुवनमल और अपनी माता कर्पूरी देवी और एक प्रधानमंत्री और थे, प्रधानमंत्री और लिख सकते हो, प्रधानमंत्री का नाम था कैमास। पृथ्वीराज के प्रधानमंत्री का नाम लिख देना कैमास। पृथ्वीराज के प्रधानमंत्री का नाम लिख दीजिए कैमास। ठीक है, अब पृथ्वीराज के दरबार में कौन से विद्वान रहते थे ये आपको नोट करना है। दरबार में कौन से विद्वान रहते थे? यस, दरबारी विद्वान में एक तो लिखिए विद्यापति। पृथ्वीराज चौहान के जो दरबार में रहने वाले विद्वान थे, एक तो विद्यापति, एक जयानक और एक चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई। ये मोहम्मद है, वैसे मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद गोरी के साथ आए। पृथ्वीराज के साथ के समय सूफी संत जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फारस से राजस्थान आए। ठीक है, ये करेक्शन थोड़े से देख लेना। पृथ्वीराज के समय सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फारस से राजस्थान आए। किसके साथ में आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। 1182 में पृथ्वीराज ने महोबा के शासक परमार्दी देव चंदेल को परास्त किया। अब किया था 1182 में, तो यहां पर लिखे 1182 में पृथ्वीराज ने महोबा के शासक परमार्दी देव चंदेल को परास्त किया और उसके सेनापति आलव दल को बंदी बनाया। नोट कर लीजिए, फिर इसको समझाऊंगा मैं आपको। जैसे तो सारी बातें समझ में आ रही होंगी, लेकिन फिर भी और मैं एक डायग्राम से लास्ट में समझाऊंगा। परमार्दी देव चंदेल जो है उसको परास्त किया, तो इसे क्यों लड़े थे पृथ्वीराज चौहान? ये सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये करूंगा कि ये पोजीशन बनती है, राजस्थान की पोजीशन ये थी पहले, और अरावली पर्वतमाला इस तरीके से थी। इधर दिल्ली की पोजीशन थी, इधर गुजरात की पोजीशन थी, और उस समय गुजरात में जो शासक था वो भीम द्वितीय था। भीम सेकंड उस समय गुजरात का शासक है, और ये जो भीम द्वितीय है ये चालुक्य शासक है, चालुक्य शासक था ये, यानी कि यहां पर उस समय चालुक्य वंश का शासन था। इधर की अगर बात करें तो ये अजमेर था, और अजमेर में जो शासन था वो किसका था? पृथ्वीराज का। पृथ्वीराज यहां पर बैठा हुआ है। इसके इधर दिल्ली है, इधर ये महोबा एक राज्य था, महोबा। यहां पर चंदेल वंश का शासन था। चंदेल एक राजपूत वंश का नाम है, तो चंदेल वंश का शासन था। लेकिन चंदेल कौन था इस समय? परमार्दी देव। परमार्दी देव चंदेल के 2 सेनापति थे, उनका नाम था, एक का नाम था आला और दूसरे का नाम था उदल। आला और उदल। महोबा के नीचे कन्नौज की पोजीशन आती है, और इस कन्नौज में गहड़वाल वंश का शासन था। यहां पर मैंने लिख दिया आपको गहड़वाल। लेकिन कन्नौज में एक शासक था जिसका नाम था विजयपाल। ये जो विजयपाल है और सोमेश्वर चौहान जो था पृथ्वीराज चौहान का पिता, ये दोनों साड़ू थे, क्योंकि इन दोनों का विवाह दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्रियों से हुआ। विजयपाल के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल तो ऊपर लिखा हुआ है, और जयचंद गहड़वाल की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता इसकी पुत्री थी। ठीक है, होता यह है कि एक बार पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता ये यहां पर अनंगपाल तोमर के यहां चले जाते हैं, और जाने के बाद में ये यहां पर रहते हुए इन दोनों ने एक दूसरे से प्रेम करना शुरू कर दिया, जो कि गैर सामाजिक था। क्योंकि रिश्ते में देखिए, अजमेर पृथ्वीराज चौहान जो है और जयचंद दोनों मौसेरे भाई हैं, तो मौसेरे भाई की पुत्री है। तो हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है कि मौसेरे भाई की पुत्री यानी कि भतीजी हुई एक तरीके से, लेकिन यहाँ इनको इनकी शादी का पूरा वादा वगैरह जो भी है वो हो गया।
उधर अनंगपाल तोमर जी जब उनकी मृत्यु हो गई तो पृथ्वीराज चौहान को राज्य भी दे दिया। तो जयचंद गढ़वाल इस पृथ्वीराज से इस बात से नाराज हो गया। पहली बात तो ये कि ये इसकी पुत्री से प्रेम करता था, तो इसने कहा भाई इसका जो रिश्ता है क्या इससे प्रेम करने का है, तो भतीजी है, तो उसको गलत लगा। दूसरा इसको ये लगा कि जो दिल्ली के अनंगपाल तोमर हैं उनकी वजह से नाराज हो गए, क्योंकि इनको राज्य दे दिया उसने, इनको नहीं दिया। दोनों ही नवासे हैं उसके, तो ये भी उसकी पुत्री का बेटा है, ये भी उसकी पुत्री का बेटा है, लेकिन उसने बड़ी पुत्री के पुत्र को तो दे दिया राज्य और इसको नहीं दिया, इसलिए ये नाराज हो गया। नाराज हो गया तो इनके बीच में दुश्मनी हो गई। अब ये तो इनका दुश्मनी का भाव है, ये तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इधर आप देखिए कि जो दिल्ली का जो राजा है, ये दिल्ली का पूरा राज्य जो है वो किसके अंडर में, पृथ्वीराज के अंडर में। ये यहां पर सिरोही है, कि यहां पर किसकी पोजीशन आ गई, सिरोही की पोजीशन यहां आ गई। तो सिरोही में यहां पर जो अक्षत कुमारी के लिए मैं बात कर रहा था वो यहीं पर है, अक्षत कुमारी, वो यहीं की राजकुमारी है अक्षत कुमारी। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हो तो अक्षत कुमारी है सिरोही के राजा की पुत्री, तो यहां ये अक्षत कुमारी का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ में कर देता है। कौन कर देता है, सिरोही का जगमाल, ये अपनी पुत्री अक्षत कुमारी का विवाह इसके साथ कर देता है। इसलिए ये पहले तो यही करना चाहता था इससे शादी, लेकिन जब पहले से शादी इसने इससे कर ली तो ये यहां शांत हो गया, समझ गए ना, तो ये अपने थान मकान बैठ गया। इधर आप देखिए कि जो दिल्ली है ये पूरे किसके अधिकार में, पृथ्वीराज के अधिकार में। अब इधर देखो दिल्ली से 4-5 जो सिपाही हैं पृथ्वीराज के, ये दिल्ली से अजमेर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन रास्ता में महोबा के जो शासक हैं, चंदेल शासक परमादिदेव, इसके जो सिपाही थे उन लोगों ने इसके राज्य की सीमा में घुस के इन 4-5 सिपाहियों को खींचा और अपने राज्य में लेके चले गए और वहां उनका कत्ल कर दिया। अब एक बात बताओ, ये जो कत्ल किया है क्या ये बिना मतलब किया है, कोई इसका अर्थ नहीं निकलता। इस बात की भनक किसको लगी, पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज ने महोबा के शासक चंदेल शासक परमादिदेव से कहा कि भाई आपने मेरे 5 सिपाहियों को पकड़ा, तेरे राज्य में घुस के पकड़ा और पकड़ के तुम इनको ले गए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक तो तुम मेरे राज्य में घुसे वही गलत, और दूसरा मेरे सिपाहियों को पकड़ा वो और भी गलत, और फिर पकड़ के अपने राज्य में लेके गए और उनका कत्ल कर दिया, ये और भी बहुत ज्यादा गलत। मेरे लिए तो शर्म की बात है, मैं हिंदुस्तान का बड़ा शासक हूं, तू एक छोटा सा शासक है परमादिदेव, तेरी हिम्मत कैसे हुई, ये तो मेरी प्रतिष्ठा खराब हो गई, अब तो मैं आक्रमण तेरे ऊपर करूंगा। इसलिए पृथ्वीराज अपनी सेना को चंदेल शासक परमादिदेव पर आक्रमण के लिए भेजता है और अपनी सेना को यहां पर पहले एक स्थान था जिसका नाम था नारायणा, नारायणा में अपनी सेना को रोकता है और रोकने के बाद में परमादिदेव को मैसेज भेजता है भाई आप तैयार हो जाओ, अब मैं आ रहा हूं। दोनों के बीच में यहां एक तुमुल नामक एक जगह है, तो तुमुल का युद्ध होता है दोनों के बीच में। तो तुमुल का जो युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ, ये 1182 में हुआ, 1182 में ये युद्ध हुआ। ये एक तरफ तो परमादिदेव चंदेल है और एक कौन है, पृथ्वीराज, दोनों के बीच में तुमुल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में परमादिदेव को खत्म कर दिया पृथ्वीराज ने, और आलाउदल जो इसके सेनापति है इनको पकड़ लिया गया। कई पुस्तकें लिखती हैं कि आलाउदल को मार दिया, लेकिन कई पुस्तक कहते हैं कि आलाउदल को पृथ्वीराज ने बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद में जो आलाउदल है वो पृथ्वीराज के साथ में रहे। के बाद में ऐसा कहते हैं ये जो आलाउदल थे जब परमादिदेव के अंडर में रहते थे, उस समय एक बार क्या हुआ, परमादिदेव के बीच में और आलाउदल के बीच में कोई अनबन हो गई थी घोड़े को लेकर के, इसलिए आलाउदल इससे नाराज हो गए। नाराज होने के बाद में ये यहाँ कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के यहाँ आ गए थे रूट करके, लेकिन जब इसको ये युद्ध करना पड़ा पृथ्वीराज से, तो परमादिदेव ने इन आलाउदल को वापस अपने पास बुला लिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आला और उदल है, इनको कन्नौज की राज व्यवस्था, कन्नौज की पूरी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी थी। अब क्या होता है कि आलाउदल किसके पास आ चुके हैं, अभी
पृथ्वीराज के पास। तो पृथ्वीराज ने क्या किया, आलाऊ दल को तैयार किया और उससे कहा भाई तुम मेरे साथ कन्नौज चलो, हम संयुक्ता को उठा के लेके आएंगे। तो ये आलाऊ दल जो है उसकी मदद से पृथ्वीराज चौहान कहां चला गया, कन्नौज गया और कन्नौज जाकर के संयुक्ता को उठा के ले आए और यहां पर इन्होंने यहां गंधर्व विवाह किया। ऐसे विवाह को क्या बोलते हैं, गंधर्व। जो प्रेम विवाह होता है उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। तो ये विवाह संयुक्ता का जो है वो पृथ्वीराज के साथ में जो हुआ है वो कहां पर हुआ, अजमेर। ठीक है, अब सुनिए आगे। अब इधर यानी कि दोनों की पक्की दुश्मनी हो जाती। अब इधर क्या होता है, यहां पर एक जाति है जिसका नाम है भंडानक। भंडानक एक जाति है। तो भंडानक जाति क्या करती है, धीरे धीरे खिसकते खिसकते अपने अलवर भरतपुर तक के क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है। पूरा ये क्षेत्र भंडानक जाति इस पर कब्जा कर लेती है। यहां पर पृथ्वीराज को जब पता लगा भंडानक जाति ने मेरे पूरे इस उत्तर पूर्वी सीमा पर कब्जा कर लिया है, इस पूरे राज्य की सीमा पर कब्जा कर लिया है, इनको तो भगाना पड़ेगा ऐसे। तो पृथ्वीराज ने 1180 में भंडानक जाति के लोगों पर अटैक किया और इनको भगा दिया, यहां से वापस खदेड़ दिया गंगानगर की तरफ। यानी कि ऐसा कहते हैं भटिंडा और सरहिंद की तरफ, पंजाब की तरफ वापस इनको खदेड़ दिया। तो एक इसने क्या किया, पृथ्वीराज ने इनके समय में जो भंडानक जाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था, इनके राज्य पर कब्जा कर लिया था, उनको भी भगाने में बड़ी भूमिका अदा की किसने, पृथ्वीराज ने। तो पृथ्वीराज चौहान जो है उसने 1180 में भंडानक जाति का विद्रोह का दमन किया और 1180 में का एक चचेरा भाई था नागार्जुन, वो भी यहां बदमाशी कर रहा था, वो भी विद्रोह कर रहा था, तो उसको भी यहां से पराजित करके भगा दिया था पृथ्वीराज ने। तो पृथ्वीराज ने 1180 में दो काम किए। एक तो क्या, कौन सा काम किया, भंडानक जाति के विद्रोह का दमन किया और अपने चचेरे भाई नागार्जुन के भी विद्रोह का दमन किया। तो यहां पर एक लाइन लिखिए कि नीचे लिखो, पर ये तो संयुक्ता से विवाह हो गया ना, गंधर्व विवाह। नीचे लिखो अगला पॉइंट 1180 में, अगला पॉइंट लिखिए 1180 में पृथ्वीराज ने 1180 में पृथ्वीराज ने भंडानक जाति तथा चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया। नेक्स्ट अगला पॉइंट, ये तो लिख दिया ना, चंदेल शासक परमार्दी देव को आलाऊ दल को बंदी बना लिया। क्या अगला पॉइंट लिखे, ये तो बात समझ में आ गई ना। डायग्राम में ये इस तरीके से बना लीजिए कि यहां पर भंडानक लिख दो, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने चालुक्य, ये चालुक्य भैया बहुत भारी गलतियां की है भैया इसने, चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार को परास्त किया, ठीक है। और उससे युद्ध संधि हो गई, बाद में चौहान और चालुक्य के मध्य संधि हो गई, ठीक है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां पर एक वो बनाया था चित्र, जिसमें गुजरात का शासक बताया कौन, भीम सेकंड बताया ना। तो वो ये कह रहा है कि भाई 1184 में भीम और ये जो अपना पृथ्वीराज चौहान है, इनके बीच में क्या हो गई थी, संधि हो गई। यानी कि चौहान और ये चालुक्य, इनके बीच में संधि हो गई हमेशा के लिए। चौहान व चालुक्य के मध्य क्या हो गई, संधि हो गई। आपस में जो युद्ध बार बार हो रहा था इनके बीच में, चौहान और चालुक्यों के बीच में, वो खत्म हो गया। इंचनी के बारे में यह लिखा हुआ है, यह सिरोही के शासक सलख या जैत सिंह की पुत्री थी। चालुक्य शासक भीम द्वितीय इससे विवाह करना चाहता था, लेकिन इंचनी कुमारी पृथ्वीराज की वीरता से मुग्ध थी, इसलिए पृथ्वीराज से विवाह करना चाहती थी, ठीक है। पृथ्वीराज से विवाह करना चाहती थी, राइट। ये बात हो गई यहां पर, हालांकि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर फिर भी आप नोट करें तो आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार को परास्त किया और
उस युद्ध और उसे युद्ध संधि, उससे युद्ध संधि हो गई। बाद में चौहान और चालुक्यों के मध्य संधि हो गई। इंचनी यह सिरोही के शासक सलक सिंह या जैत सिंह की पुत्री थी, जगमाल भी बोलते हैं इसको। चालुक्य शासक भीम द्वितीय इससे विवाह करना चाहता था, लेकिन इंचनी कुमारी पृथ्वीराज की वीरता से मुग्ध थी, इसलिए पृथ्वीराज से विवाह करना चाहती थी। यानी कि इंचनी की इच्छा नहीं है कि वो भीम द्वितीय से शादी करे, वो तो ये चाहती है कि मैं पृथ्वीराज की वीरता से मुग्ध हूं, इसलिए मैं पृथ्वीराज की से शादी करना चाहती हूं। देखिए, भंडानक का दमन ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं, तराइन का प्रथम युद्ध। मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं कि ये पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र पूरा का पूरा। इधर मोहम्मद गौरी शासन कर रहा है, इधर लाहौर है, और इधर भंडानक जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, इधर भंडानक जाति के लोग रहते हैं, इधर चालुक्य शासक भीम द्वितीय है। अब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान को हथियाना चाहता है। हथियाने के दो रास्ते हैं, एक तो ऊपर वाला रास्ता जहां लाहौर पड़ेगा बीच में, भंडानक पड़ेंगे बीच में, और इसके बाद में मोहम्मद गौरी पड़ेगा, सॉरी पृथ्वीराज चौहान पड़ेगा। इधर से इसने सोचा केवल एक ही है, भीम द्वितीय। तो ये यहां पर दिमाग लगाता है, और दिमाग ऐसे लगाता है कि मैं एक काम करता हूं कि मैं सबसे पहले इसने कहा कि मैं एक काम करता हूं कि मैं इस भीम द्वितीय की तरफ से अटैक करता हूं ताकि मुझे एक ही राजा से लड़ना पड़े। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गौरी भीम द्वितीय की तरफ आया, गुजरात की तरफ, तो भीम द्वितीय तो बहुत ही स्ट्रांग राजा था, इसने मोहम्मद गौरी को वो खदेड़ा कि ये इसने सांस ही गौर प्रदेश में जाके ली, मतलब बहुत बुरी तरीके से परास्त करके इसको भगा दिया। अब मोहम्मद गौरी सोचने लगा यार जाऊं तो जाऊं किधर। तो मोहम्मद गौरी ने सोचा कि मैं धीरे धीरे इधर से कब्जा करता हूं। तो मोहम्मद गौरी यहां से लाहौर में आता है, लाहौर में अपनी सेना को रखता है, फिर लाहौर को जीतने के बाद में भंडानकों का दमन करता है, भंडानकों को और खिसका देता है अंदर की तरफ। इसके बाद में ये जो पृथ्वीराज चौहान का अधिकार वाला जो क्षेत्र है, जिस पर मैं देखिए ब्लू शेड से आपको बना रहा हूं, ये सही मायने में तो किसका राज्य है? पृथ्वीराज का। इस जगह का नाम है हंसी और सरहिंद। तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के राज्य के अंदर जो हंसी और सरहिंद है उसमें अपनी सेना को रखना शुरू कर। पृथ्वीराज चौहान को पता लगा कि भाई मेरे राज्य के अंदर घुस करके हंसी और सरहिंद में मोहम्मद गौरी सेना रख रहा है, तो इसको बुरा लगेगा, अटैक करेगा कि नहीं करेगा। इसने इसको वार्न किया कि भाई आप जो है या मेरे राज्य में से बाहर निकलो। इसने कहा नहीं निकलूंगा। इसने कहा, मोहम्मद गौरी ने कहा नहीं निकलूंगा। बोलो नहीं निकलेगा तो फिर ठीक है, मैं आ रहा हूं। इसलिए पृथ्वीराज चौहान यहां अजमेर से यहां लड़ने के लिए चल दिया, और दोनों के बीच में तराइन, जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है, और तराइन का जो मैदान था उसमें दोनों के बीच में युद्ध होता है, बहुत जबरदस्त। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, इसमें मोहम्मद गौरी को पूरी तरीके से परास्त करके पृथ्वीराज चौहान भगा देता है, और मोहम्मद गौरी भागता है और पहुंचता है वापस गौर प्रदेश। अब क्या होता है, इसलिए यहां पर तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लिखा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध हुआ। ठीक है, और इस युद्ध में जो निर्णायक रूप से जो विजय हुई, यहां देखिए ये जो युद्ध है इसमें जो निर्णायक रूप से जो विजय हुई वो किसकी हुई, ये यहां पर देख लीजिए। ठीक है, तो यहां निर्णायक रूप से विजय इसकी यहां पर नहीं हुई। अब देखिए यहां तृतीय के मध्य युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई। अब देखिए आगे चलिए क्या होता है, कारण क्या था युद्ध का। तो इसमें लिखा हुआ है, मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान के अधिकृत क्षेत्र हांसी और सरिंद, सरिंद का नाम है भटिंडा, में सेना रखने के कारण हुआ। क्लियर हुआ ये। अब इसके बाद में मोहम्मद गौरी चला जाता है और अगले साल फिर सेना लेकर के आता है, और फिर होता है तराइन का दूसरा युद्ध। कब होता है?
1192 में। यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। विजय किसकी हुई इसमें? मोहम्मद गौरी की विजय हुई। मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीत गया। कारण क्या था? दूसरा जो युद्ध है भारत के इतिहास में, ये जो शब्द है ना, ये गलत है, इसमें आपको युद्ध पढ़ना है। दूसरा युद्ध भारत के इतिहास में निर्णायक माना जाता है। क्यों माना जाता है तराइन का दूसरा युद्ध निर्णायक? इसमें मोहम्मद गौरी जीता क्यों? एक्चुअली क्या है, मोहम्मद गौरी ने यहां पर छल कपट किया। देखिए, जब मोहम्मद गौरी वापस यहां पर चला जाता है, इस तरीके से देखो, यहां गौर प्रदेश से लाहौर में आ गया मोहम्मद गौरी सेकंड टाइम, और ये अरावली पर्वतमाला, तो ये यहां से अपने एक दूत को भेजता है पृथ्वीराज चौहान के दरबार में डायरेक्ट, और दूत को ये सूचना भेजता है मोहम्मद गौरी कि भाई पृथ्वीराज चौहान मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, नहीं तो मैं अब की बार बहुत पावरफुल तरीके से आ रहा हूं, तो उससे लड़ने के लिए अब की बार हरा दूंगा। पृथ्वीराज चौहान हंसा। हंसने के बाद में इस दूत को वापस मैसेज दिया, युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है तो तेरा पूरा सम्मान किया जाएगा युद्ध क्षेत्र में, झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। तो मोहम्मद गौरी वापस दूत को भेजता है और वो बोलता है पृथ्वीराज चौहान को, वापस सूचना देता है कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, इसलिए मैं तो आपसे संधि करना चाहता हूं, संधि के लिए आ रहा हूं। तो पृथ्वीराज चौहान ने सूचना दे दी कि अगर संधि भी करना चाहता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहां से चल करके वापस यहां अपनी सेना को रखता है। पृथ्वीराज चौहान संधि करने के लिए यहां से डायरेक्ट यहां तराइन वाले क्षेत्र में चला जाता है। रात हो गई, दोनों सेनाएं रात को अपने अपने शिविरों में रुकी हुई थी। अब होता यह है कि मोहम्मद गौरी ने तो रात भर युद्ध की तैयारी की, और पृथ्वीराज चौहान और उसके जो सहयोगी थे वो रात भर या मौज मस्ती करते रहे कि भाई उनको तो ऐसा था ही नहीं कि युद्ध होगा, भाई संधि करनी है, कल चले जाएंगे। लेकिन सुबह 4 बजे जब ऐसा कहते हैं नित्य कर्म से, जब पृथ्वीराज चौहान की सेना निवृत्त हो रही थी, तभी मोहम्मद गौरी की सेना ने उन पर अटैक कर दिया और इनको बंदी बना लिया, और पृथ्वीराज चौहान को भी बंदी बना लिया। और ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को सिरसा नामक स्थान पर बंदी बनाया। इस जगह पर सिरसा नामक स्थान पर बंदी बना लिया, और सिरसा से बंदी बना करके मोहम्मद गौरी इस पृथ्वीराज चौहान को वापस यहां ले गया, गौर प्रदेश ले आया, और लाने के बाद में अपने दरबार में पेश किया। पृथ्वीराज चौहान दरबार में शेर की तरह खड़ा रहा। मोहम्मद गौरी ने उससे कहा आंखें नीचे कर। उसने कहा कि मैं सच्चा राजपूत हूं, वीर राजपूत हूं, गर्दन कट सकती है लेकिन झुकेगी नहीं तेरे सामने। तो पृथ्वीराज चौहान की आंखों में मोहम्मद गौरी ने क्या किया, गरम सलाखें करवा करके और उसकी आंखों में गरम गरम सलाखें डाल दी। इसलिए पृथ्वीराज चौहान अंधा हो गया। अंधा होने के बाद में उसका जो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, अभी मैंने पीछे भी इसमें लिखवाया है, दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई इसकी दरबारी कवि था। चंद्रबरदाई ये रहा, दरबारी कवि है, ये इसका मित्र भी था। चंद्रबरदाई ने प्लान किया, मेरे दोस्त को, यानी कि हमारे महाराज भी हैं मेरे दोस्त भी, को पकड़कर मोहम्मद गौरी ले गया। तो ये चंद्रबरदाई उनको छुड़ाने के लिए एक फकीर का वेश बना करके यहां से चल देता है और पहुंच जाता है गौर प्रदेश। वह फकीर बन करके मोहम्मद गौरी के दरबार में पेश हो गया। तो इसने कहा मैंने सुना है महाराज आपके दरबार में कोई अजमेर का चौहान शासक, तो आप बंदी बना लिया? बोलो हाँ जी। बोलो मैंने उनके बारे में सुना है कि वो शब्द भेदी बाण चलाते हैं। मोहम्मद गौरी बोला ये कैसा बाण है भाई? बोलो महाराज दरबार में पेश कर। तो पृथ्वीराज को, अंधा पृथ्वीराज का हाथ पकड़ के दरबार में लाया गया। वहां पर चंद्रबरदाई था। तो चंद्रबरदाई की आवाज सुनकर पृथ्वीराज ने समझ गया कि चंद्रबरदाई आ गए यहाँ पर। तो चंद्रबरदाई से उसने कहा तू क्यों आ गया यहाँ? बोलो मैं महाराज आपको बचाने के लिए आया हूँ। बोलो यहाँ से कैसे बचेंगे, आप जाएंगे? बोलो कोई बात नहीं, जाएंगे नहीं तो एक साथ ऊपर तो चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ देता? तो बोलो पर इसको मोहम्मद गौरी को मार के मरेंगे अपन। बोलो कैसे? बोलो मैं शब्द भेदी बाण चलाना है आपको। तो बोलो ठीक, तो मैं दोहा बोलूंगा उससे तुझे मेजरमेंट कर लेना कितनी कहां पर बैठा है। तब यहां चंद्रबरदाई ने दरबार में बोला था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने
अपना शब्द भेदी बाण चलाया और उस शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी को खत्म कर दिया। ये चंद्रबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसमें ये कहानी लिखी हुई है। बाकी और पुस्तकों में तो लिखा हुआ है कि बंदी बनाकर ले गया और वहां पर इसकी हत्या कर दी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने ही मोहम्मद गौरी को शब्द भेदी बाण से मारा और बाद में कटार एक दूसरे ने अपने खाके और वो मर गए। वहीं पर पृथ्वीराज चौहान की काबुल में छतरी बनी हुई। ठीक है, तो ये यहां पर है, तो इसलिए यहां पर लिखा है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। उपयुक्त पंक्ति पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में चंद्रबरदाई द्वारा उल्लेखित है। ठीक है, तो ये यहां पर इसको उतार लीजिए, बाकी हम आपको बताएंगे कल अगली क्लास में।